तो हम लोग पिछली क्लास में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नहीं? जो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने एक बार देख ले। वेव क्या होता है, क्रेस्ट, ट्रफ, और कैसे उसका प्रोपैगेशन डायरेक्शन है। वेवलेंथ, वेव के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। स्पीड के केस में हम लोगों ने दो चीजें बात करी थी, सी और वी। ये सी वी किसके लिए? मैटर के लिए। हम लोगों ने यहां पर दो वेव को मुख्य रूप से उठाया था, स्पीड ऑफ लाइट, ये किसके लिए है? ईएम वेव के लिए ना, ठीक है। हम लोगों ने दो वेव को मुख्य रूप से लिया था, क्या? जैसे अगर वेव मेरा, हम लोगों ने एक वेव को हटा दिया था, किस वेव को? मैकेनिकल को ना, मैकेनिकल वेव को हम लोगों ने बाहर कर लिया था, इसकी बातें नहीं की गई हम लोगों को यूज होता है या तो मैटर वेव का, और या फिर यूज करते हैं हम लोग किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ईएम वेव को। मैटर वेव को मीडियम की जरूरत है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं है? हाँ, नहीं होती है। ये तो उसका प्रोपैगेशन पॉसिबल ही नहीं है, रिक्वायर्स मीडियम। जैसे आप समझते हैं किसका एग्जांपल, साउंड है ना, और इसमें पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है या डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस, ठीक है। मैटर वेव और ईएम वेव में, ईएम वेव को नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और इसमें भी रिक्वायर्स मीडियम, इसमें मीडियम की जरूरत होती है। अब इसकी मीडियम की जरूरत और इसकी मीडियम की जरूरत में क्या अंतर है? दोनों के मीडियम के नीड में क्या डिफरेंस है? और हम लोगों ने जो मैटर वेव पर्टिकुलरली यहां पर डिस्कस किया है वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहा था हम लोगों ने मुख्य रूप से, मतलब जनरल मैटर वेव के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे थे। जनरल मैटर वेव की बातें करें तो और भी चीजें हो जाएंगी, जैसे इसमें भी फिर दो पॉइंट बन जाएगा जनरल मैटर वेव में। क्या बन जाएगा? एक ट्रैवलिंग वेव, बोलो, ट्रैवलिंग या नॉर्मल वेव बोलते हैं इसको, टाइप नहीं है लेकिन हाँ समझने के हिसाब से। और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव हुआ जब वेव क्या कर रही है? कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रही है। तो मैटर वेव का वो फॉर्म जो कंटिन्यूअस ट्रैवल करते जा रही है, हम लोग उसको ट्रैवलिंग वेव या नॉर्मल वेव बोलते हैं। और स्टैंडिंग वेव क्या है? कब बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव? बोलो। मैटर वेव, क्या कंफ्यूजन है कोई क्या? एक तो ये सब चीजें बता रहा हूं आउट ऑफ द स्कोप जा करके, आउट ऑफ द स्पेस। अच्छा अच्छा, आउट ऑफ द स्पेस, और ऊपर से तब उसमें भी ये हालत रहेगी कि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? जैसे फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मैंने बोला कि वेव्स में मैकेनिकल की बातें हम लोगों ने नहीं करी थी। हम लोगों ने मुख्य रूप से जो हमारा काम था वो इलेक्ट्रॉन पर काम था, और इलेक्ट्रॉन का वेव मैंने समझाया कि वो कौन सा वेव है? मैटर वेव। देखो छोटू, एक बात समझो, तुम लोगों से भी बोलता हूं, ऑनलाइन में भी, मेरा निशाना कहीं और है, ठीक है? मतलब हम लोग जो है टीचर्स, वो किसी और चीज को टारगेट कर रहे हैं, और वो चीज क्या है? एक नंबर पर क्वालिटी कंटेंट, दूसरे नंबर पर टेस्टिंग प्रॉपर, और तीसरे नंबर पर रिवीजन के साथ आपका कोर्स कंप्लीशन। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, उसके बाद बोला आपकी टेस्टिंग, रिवीजन, ये सब चीजें होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पर हमारा कोर्स कंप्लीशन। हम दूसरों से डिफर कहां पे करते हैं? दूसरे एक नंबर पे रखते हैं कोर्स कंप्लीशन, और 3 नंबर पे रखते हैं टेस्टिंग प्रैक्टिसिंग, सबसे 3 नंबर पर हम लोग उसको बीच में रखते हैं। क्योंकि जब तक कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगा, आपका जो है वो नंबर एवरेज वाला आते रहेगा, और वो सडन जंप नहीं ले पाएगा, वो 10-20 नंबर हर साल बढ़ेगा। और जब तक इनफ और एक्सेसिव प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप सीख भी जाएंगे तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा निशाना इस सीक्वेंस में होता है। लेकिन सवाल यह भी है कि आप अगर सीख ही नहीं रहे हैं, आप अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें तो एग्जाम में जाके बैठना नहीं है ना। तो अगर
छोटी चीजें थोड़ा कम डिस्कस करता हूं क्योंकि ड्रॉपर है। फिर भी अगर दिक्कत हो यार बोला करो, टोका करो, चाहे आप सामने में ऑनलाइन वाले लोग हों या आप सामने में बैठे हो, मैं दोनों को बोलता हूं, दोनों बराबर है, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है कि आपने ज्यादा पैसा दिया उसने कम पैसा दिया, ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें नहीं, सभी इक्वल लेवल पर है। तो ऑनलाइन वाले लोगों को भी कहता हूं कि आप लोगों को भी अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर समझने में दिक्कत हो रही है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आपको पूछनी पड़ेगी, हम बात कर लेंगे ना उस पर। या लगेगा कि इतनी छोटी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसके लिए मेरी ये वीडियो देख लो या ये वाला देख लो, ये बैच में इस तरीके से डिस्कस करना मुश्किल है। ठीक है, ये नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आप आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, सब गायब हो रहा है। आपको परफॉर्म अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अभी एटॉमिक वाले टेस्ट में कुछ लोगों के नंबर बहुत कम आए हैं, आप ये देखिएगा ना, अब मेरा उसमें ये बोलना है कितना नंबर क्यों कम आया, अब मैं डांटू उठा के, यार समय भी तो कम है और आप बेसिक चीजें भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए बोला कीजिए कभी कुछ वैसी चीजें आए तो बोलिए कि सर थोड़ा सा इसको एलिमेंट्री लेवल पर और समझा दीजिए। यही सोच समझ के पिछली क्लास मैंने एलिमेंट्री चीजें डिस्कस की, अब उसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो जब मैं दोबारा बोल रहा हूं, तो मुझे इसका मतलब है पिछले ही क्लास में और पीछे से डिस्कस करनी चाहिए थी, तो बोलोगे ना कम से कम, सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या अंबिका देवी? तो वेव्स में मैकेनिकल को हम लोगों ने साइड कर दिया, जो साउंड वेव का जिसका एक एग्जांपल है, जहां पर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करने की जगह, पार्टिकल ट्रेवल करने की जगह क्या करता, जैसे हम लोग बोलते हैं तो ये अगले एयर मॉलिक्यूल उसके अगले मॉलिक्यूल को उसको डिस्टर्ब करता। हम लोगों ने मेन फोकस किया था मैटर और ईएम पर, चलो ठीक है थोड़ा अच्छे से और बात कर ले। मैटर में हम लोगों का फोकस, सारी चीजें जो बोली गई थी वो किसके लिए थी, इलेक्ट्रॉन के लिए थी। हम लोगों ने जितनी चीजें डिस्कस की थी वो किसके लिए डिस्कस की थी, ऐसा नहीं कि सारे मैटर वेव के लिए कर दिया था, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए किया था जो बहुत हाई स्पीड से चल रही है। मैटर वेव को नॉर्मली हम लोग दो कैटेगरी की बोलते हैं, एक ट्रैवलिंग मैटर वेव या नॉर्मल मैटर वेव और स्टैंडिंग मैटर वेव। जो स्टैंडिंग मैटर वेव है, और इसमें दोनों में फर्क ये है कि स्टैंडिंग में उसमें वेव ट्रैवल कर रहा होता है और स्टैंडिंग में वेव ट्रैवल नहीं कर रहा होता, एक लूप में रिपीट हो रहा होता, बेसिकली उसमें वाइब्रेट कर रहा होता। जैसे अगर आपने पानी समंदर में देखा होगा, पानी की लहरें, तो क्या वो एक इन्फिनाइट लेवल पर जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है। आप यहां से छोड़ रहे हैं तो वो जा रही है, अब उसको कोई उधर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई दूसरा वेव, वो अलग मैटर, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवलिंग वेव हुआ। ठीक है, और स्टैंडिंग क्या हुआ, जो कहीं पे जाके स्टैंड कर रहा हो, वापस लौट रहा हो और इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा हो, वो अलग मुद्दा है। मैंने बोला कि अब वो डिपेंड करता है उस पे ना, कि पानी वाले वेव में भी उधर से आपने किया, लेकिन उसका पोजीशन फिक्स नहीं कि किस जगह से वो लौट रहा है। जैसे रस्सी को आपने बांध दिया तो फिक्स हो गया ना कि वहीं से वो लौट गया, तो एज अ रिजल्ट क्या होती है, चीजें वहीं पे वाइब्रेट करती है, वो कंटिन्यूअस प्रोपैगेट नहीं कर रही है, वो वहीं पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक अंतर है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। अब बातें ये हो या ये हो, इसमें क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो मीडियम पर मैं बातें कर रहा हूं, इसके लिए अब मीडियम जरूरत है कि नहीं है, बोलिए, मीडियम की जरूरत है। ठीक है, अगर मीडियम की जरूरत है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मैटर वेव में बिना मीडियम के नहीं चलेगी, नहीं। तो स्पेसक्राफ्ट कैसे चलती है स्पेस में, वही तो कह रहा हूं, होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है। तो मैटर वेव में जब मीडियम की जरूरत नहीं होती है, अच्छा हाँ नहीं होती है, ये बोल रहे हो कि होती है जी, होती है ना, पिछले क्लास में तो आपने होती है पढ़ा है। यही बात समझना, वो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल मैटर वेव में क्या डिफरेंस है, अब इसको अच्छे से थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं है,
मीडियम की जरूरत नहीं है। स्पेस में एयरक्राफ्ट चल रही है, स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं, स्पेस में वैक्यूम में बहुत सारी चीजें चल रही है ना। सन से आने वाले, मैंने पढ़ाया था एस्ट्रो पार्टिकल्स, तो सन से आने वाले एस्ट्रो पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन एस्ट्रो पार्टिकल्स में मास है, वो हीलियम के न्यूक्लियस है, कई एटम के न्यूक्लियस हैं, उनमें मास है, क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो ये सारे मैटर वेव है, जिसमें भी मास है वो मैटर वेव है, उनको नॉर्मली मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के केस में जिसकी मास बहुत कम है और स्पीड बहुत ज्यादा है, हम लोग वहां बोलते हैं रिक्वायर्स मीडियम। क्यों बोलते हैं? वो सेल्फ मीडियम होता है। वो क्या होता है? सेल्फ मीडियम होता है। इसको ऐसे समझिए, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम मैटर वेव बोलते हैं। तो एटम के अंदर क्या है? हवा है क्या? नहीं है। तो क्या है? एटम अपने आप में उसका अंदर उसका अपना मीडियम है खुद का। अरे मीडियम क्या है? कोई मटेरियल है ना, हवा पानी क्या है? मटेरियल है, समझिए। तो हवा पानी मटेरियल है, मतलब मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे है एटम में? इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर हवा कहां से होगी? उसका अपना मीडियम है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव कर रही है तो वो अपना मीडियम क्रिएट करते हुए मूव कर रही है, इसीलिए लिखा जाता है मैटर वेव में कि उसको किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की। लेकिन अगर अदर देन कोई ऐसी चीजें हैं, कोई हैवी मास है, कोई मास है, वो बिना मीडियम के चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। स्पेसक्राफ्ट चलती है, एस्ट्रो पार्टिकल्स चलते हैं, आप वो छोड़ दीजिए ना। नहीं, वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे, अभी बात नहीं करते। तो पहले क्लियर हो गया? ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा इसमें रिक्वायर्स मीडियम। जो ये बातें लिखी गई, ये कौन सी मीडियम है? सेल्फ मीडियम। समझ रहे हो? ये खुद के द्वारा क्रिएटेड मीडियम है उसकी, मतलब दैट इज नो आउटर मीडियम। बाहर के मीडियम की जरूरत नहीं है। वापस हम लोग आ गए इलेक्ट्रॉन वगैरह पे, नो आउटर मीडियम। क्लियर है? ठीक है, आइए अब ईएम वेव, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर फिजिक्स में आप बोलते हैं तो फिजिक्स में आपको क्या बोलना है? इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, और उसमें है, और इसमें है, सॉरी इसमें भी नहीं है और इसमें है। ठीक, अब आइए इसको एग्जांपल से मैं ऐसे समझाता हूं। एग्जांपल ही देता हूं, चलो मैं इस पर एग्जांपल देता हूं, आपको वेव का टाइप बताना, ठीक है, कि कौन सा टाइप है वेव का, और मैटर और इसी में दो में डिस्कस करनी। सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला, एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चल रही है। कौन वेव है? मैटर वेव। स्टैंडिंग है या ट्रैवलिंग है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग टाइप है ना? अरे स्टैंडिंग है ना, वो लूप में है ना। चलिए, है दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल कर रहा, लोअर ऑर्बिट पर आ गया, लोअर ऑर्बिट पे आ गया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ये तो मैटर वेव है, ये तो मैटर वेव है। लेकिन इसके वजह से यहां पर क्या है? एनर्जी इमिट करेगी, और एनर्जी इमिट कितनी होगी? डेल्टा ई। एनर्जी इमिटेड कितनी होगी? डेल्टा ई। इतनी इमिट कर गई, तो अब ये किस स्टेट में चला गया? डी एक्साइटेड स्टेट में। कहां चला गया? अब इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, तो फिर ये अपना मैटर वेव बना रहा है। लेकिन अब इसके केस में इस सिस्टम से क्या निकल रहा है? एनर्जी रेडिएट हो गई, नहीं हो गई? तो यहां से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये कौन सी वेव है? ये जो रेडिएटेड इमिशन है, सॉरी रेडिएटेड एनर्जी है, ये कौन सी वेव हो गई?
बोलो EM वेव। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है ये? अब आप ऐसे भी देख लीजिए, आपको ऐसे भी समझ में आएगा, क्या इसके अंदर वैक्यूम रहता है? वैक्यूम रहता है ना। अब यहां से कौन सी रे निकलती है? क्या निकलती है? कैथोड रे। यहां से क्या निकलती है? कैथोड रे। अब मुझे बताइए ये कौन सी रे टाइप है वेव की? EM या मैटर? EM वेव। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाइए। गलत। कैथोड रे है क्या? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की धारा है ना जी, वो वैक्यूम में चल रही है, इसके अंदर वैक्यूम है, वो अलग मुद्दा है। तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में मास है, इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन में मास है, इसीलिए क्या पॉइंट बन गया? ये कौन सी वेव है? मैटर वेव। क्या क्लियर हुआ? चल तो रहा है, उससे क्या मतलब है? मैटर वेव तो दोनों में चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, मीडियम में भी चल सकती है। EM वेव भी दोनों में चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, मीडियम में भी चल सकती है। तो उससे मतलब क्या है? मीडियम से तो मतलब ही इंडिपेंडेंट ही चीज है, ये खुद का अपना मीडियम कैरी ऑन करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब चलेगी तो वो खुद का अपना मीडियम क्रिएट करता हुआ बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ऐसा होने पर लाइट ग्लो करती है, क्या सुना है आपने? ट्यूब ग्लो करती है, अरे करती है। तो मेरा यह पूछना है, जो ये ट्यूब ग्लो करती है, ग्लोइंग ऑफ ट्यूब, ये क्या है? ये EM वेव हो गया। अरे आया समझ में? ये लाइट इमिट कर रही है, ये EM वेव हो गया। लेकिन ये कौन सी वेव है? चलिए अगले एग्जांपल पढ़े। क्या ऑनलाइन वाले लोग समझ रहे हो जी? यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। अगला आइए, आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में यहां से अल्फा को बम्बार्ड करना शुरू किया, ठीक है। मुझे पहले ये बताइए, ये कौन सा वेव है? मैटर वेव। मास है उसमें, मास है तो मैटर वेव। तो ये कौन सा वेव हो गया? मैटर वेव। अगला एग्जांपल है, ये यहां पे किस पर हिट करा? गोल्ड फॉइल पे। हिट करने के बाद अल्फा बाहर निकली, निकली ना जी, अधिकांश अल्फा बाहर निकल गई थी। हमने पीछे में क्या लगा दिया था? एक ZNS की स्क्रीन। बोलिए, स्क्रीन। निकलने वाली कौन सी वेव है जो निकला? ये क्या है? ये कौन सी वेव है? ये भी मैटर वेव है, क्योंकि निकला कौन था? अल्फा, और वहां से वो पेनिट्रेट करके कौन बाहर गया? अल्फा। इसलिए अभी भी ये क्या है? मैटर वेव, क्योंकि ये अल्फा ही ना बाहर आया है जी, कुछ और थोड़ी ना बाहर आया है, अल्फा ही आया। अब टकराने के बाद ZNS से ZNS कर गया ग्लो, किया। अब जैसे ही ZNS किया ग्लो, तो अब ये कौन सी वेव हो गई? क्या अब क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, अगला आ जाओ बढ़िया से। अगर मैंने बोला आपको कि कोबाल्ट 2760 है, ये बीटा डीके में जाता है, आपको याद होगा। देखो, सबको पीछे बच्चे वाली चीजें भी पढ़ा रहा हूं, मतलब उसको ये कर रहा हूं, हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। बहुत तरीके से मेरा कंटेंट सजा हुआ है, समझ में जिसको आ जाएगा वो गंगा नहा ले। तो बीटा डीके में जाती है। बीटा डीके में कौन से सब एटम जाते हैं? मैंने पढ़ाया था, प्रोटॉन रिच।
प्रोटॉन रिच का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, प्रोटॉन रिच का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जितनी ऑप्टिमम चाहिए उससे कम है, नहीं जितनी चाहिए उससे कम है, तो प्रोटॉन रिच सब्सटेंस कहलाता है। तो बीटा डीके में बेसिकली होता क्या है, के कैप्चर और बीटा डीके, इन दोनों में बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है उसका तो मैंने प्रोसेस पढ़ाया ना आपको। यार जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है बेटा पढ़ ले पीछे से, वो देख लो। अगर तुम बहुत तेज हो, बहुत बार तुर्रम खान ऑनलाइन वाले को भी बोलता हो, तो कम से कम एक बार पीडीएफ को देखते चले जाओ और पीडीएफ से अच्छे पॉइंट्स को निकाल लो। तो चलो आ जाओ। बीटा डीके में बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन। और यही तो लॉजिक है कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गई, लेकिन मास नंबर क्या रहती है, सेम रहती है। मास नंबर चेंज नहीं होती, मास नंबर सेम रहती है, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ गया और साथ में एक नेगेटिव पार्टिकल लगता है बीटा माइनस। तो बीटा माइनस बाहर जाती है या अरेस्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे ही 1 से बढ़ेगा तो अब 28 60 हो गया, तो एक पॉजिटिव बढ़ने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, तो ये बाहर नहीं जाती है, ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। सही है ना। लेकिन इस प्रक्रिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये, कौन सी वेव है ये, ईएम है, ईएम है या मैटर है, ईएम है, क्योंकि ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है। क्या है ये, कौन सी चीज बोलते हो, इसको याद करो, पढ़ाया है, गामा रेज। नहीं है बेटा, ये गामा रेज है। तो बोलो क्या हो गया, ये ईएम वेव। तो बीटा डीके में ये ईएम वेव निकला। सही है। अच्छा, अगर मैं काम ही ऐसा कर दूं कि मैंने बीटा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा टिन मेटल के फॉइल को, बीटा पार्टिकल से मैंने बॉम्बार्ड करा किसको, टिन मेटल के फॉइल को, एसएन मेटल। अब मेरा इसमें 2-3 सवाल है अलग अलग तरह का। सबसे पहले मैंने मेटल को जो इसमें हिट किया, लेकिन इस बार अल्फा से नहीं किया, किससे किया, और बीटा का मतलब बीटा माइनस होता है या बीटा प्लस होता है, माइनस होता है। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल, ये पार कर जाएगा या सीज हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बोलो। सीजिंग ऑफ बीटा, क्या बीटा को पार करने नहीं देगा, या फिर बीटा पेनिट्रेटेड एसएन मेटल। बोलो, बीटा सीज हो जाएगी, अरेस्ट कर ली जाएगी, या फिर पार कर जाएगी, क्या होगी, ऑनलाइन से बोलिए। सीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सीज, यस सर, सीज हो जाएगी। रेहान, हाई, इधर से उधर चला गया, अरे इधर था ना, पार्टी बदल लिया। न्यूटन, पहला सीज हो जाएगी। आप लोग में से कितने लोगों को लग रहा है सीज हो जाएगी, सीज वाले पहले हाथ उठाइए। पार कर जाएगी, कितने लोगों को लग रहा, अरे बैल सब जो बोल रहे हो पार कर जाएगी, क्यों पार करेगी, पहले ये बताओ। अल्फा इसलिए पार कर गई थी कि अल्फा का मोमेंटम ज्यादा था, वो 7000 गुना भारी था इलेक्ट्रॉन से। आया समझ में, अल्फा क्यों पार किया था, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना जी, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस है। तो जब अल्फा का अटैक हुआ था तो अल्फा पार्टिकल आके ये पार कर गया, इसको हिट करता हुआ बाहर निकल गया। क्यों, मास ऑफ अल्फा जो था वो
7,000 से हेवियर था, किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या आया समझ में? इसलिए अल्फा पास कर गई। वर्सेज अभी मैंने क्या बोला, टिन मेटल का फॉइल है, टिन मेटल का फॉइल है। अब फिर यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बंच है, बोलो। हाँ, एक चीज और याद करो, जो अल्फा सामने आया वो तो बेचारा लौट गया ना, क्योंकि सेम चार्ज है ना इस पे, वो तो लौट गया ना। अब आ जाओ, बीटा पर कौन चार्ज है? माइनस। बोल बत्तख, क्या होगा? क्या होगा? अटक जाएगा। माइनस माइनस है तो अटक जाएगा कि लौट जाएगा? अटक कैसे जाएगा? जब ये भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है तो अटक कैसे जाएगा? लौटेगा ना। अरे नेगेटिव चार्ज है ना, तो लौटेगा ना? नहीं लौटेगा। तो क्या होगा? अटक जाएगा। हाँ, ये यहां जाके क्या हो गई, सीज कर गई। नहीं होगा। होगा क्या? पार कर जाएगी बे बैल सबरे। तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है ना, भटकते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं आंसर ना। पार कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। बीटा माइनस पेनिट्रेटेड। कारण सोचो क्या, बहुत आसान कारण है, बड़े आराम से बना सकते हो, और मैंने पढ़ाया है आपको। रदरफोर्ड मॉडल के जस्ट बाद जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी, जस्ट उसमें पढ़ाया था मैंने। बीटा की पेनिट्रेशन पावर अल्फा से 100 गुना ज्यादा होती है। बीटा माइनस के बारे में 2 बातें मैंने समझाई थी आपको। मैंने बोला था कोर्स तक तो बीटा तक पकड़ोगे, बीटा प्लस नहीं पकड़ो, छोड़ दो चलेगा, बीटा तक तो पकड़ना है। 2 बातें बोली थी। एक मैंने बोला था कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर वो 100 टाइम्स होती है, किसके? 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो मुझे पेनिट्रेशन से मतलब है ना, फाइनली पार करेगा या नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? पेनिट्रेशन। और उसके साथ एक पॉइंट और याद करो, इसकी जो स्पीड थी नियरली स्पीड ऑफ लाइट थी। याद आया? तो अब मुझे बताओ, जबकि अल्फा की स्पीड c/100 थी, जनरल स्पीड क्या थी अल्फा की? c/100 थी, वाइल स्पीड ऑफ अल्फा वो लगभग c/100 है। मैंने बोला था वो मैक्स होता है कभी c/10, तो c/100 हम लोग उसको बोलते हैं। इसीलिए बीटा क्या कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा। तो अब वापस आइए यहां पे, बोलो क्लियर है ऑनलाइन वाले सभी लोग? क्या हुआ रे? रेहान सब फन मार के बैठा रहता है, बोले उलेगा ही नहीं। तो आया, अब ये पहले क्लियर हो गया कि बीटा पार कर गई, ठीक है। कैसे ये समझ गए? ये कौन सा वेव है, ये कौन सा वेव है? ये जो है वही तो वो भी है ना। कौन सा वेव? मैटर या ईएम? कैसे? अच्छे से देख लीजिए। मैटर। और लोग? मैटर तो है क्योंकि मास हो बना सकती है। मैटर वेव। अगर मास डिफाइन हो गया तो वो मैटर वेव होगा। और बातें साफ बोली हुई हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी में। अगर मास थोड़ा भी है, आप स्पीड ऑफ लाइट को रीच नहीं कर सकते। अगर मास है तो सी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? आइंस्टाइन ने यही बोला है, अगर मास है तो सी नहीं हो सकता है। तो कोई आपको कभी बोले कि रे तू निहायत ही सी है,
माथे पे छपा हुआ सी है, तो बोलना मन्नू सर ने बोला था सी नहीं है क्योंकि मेरे में मास है। देखो कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे सी नहीं होने का। बताओ क्या हमको समझ में आया? हाँ जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। पापा को बताना, पापा मेरे में मास है, आप जो दिन भर गाली देते रहते हैं, पॉसिबल नहीं है, सी नहीं हो सकता। क्या समझ गए अच्छे से? तो अगर कुछ भी मास है तो वो क्या है? मैटर वेव। और उसकी स्पीड फिर किसी भी कीमत पर लाइट के बराबर नहीं हो सकती है। नियरली बोल दो चलेगा, नियरली तक, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो भी आपका ईएम है उसमें कोई संदेह ही नहीं है, उसकी वैक्यूम में स्पीड हमेशा क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। चलिए ये वाला भी क्लियर हो गया अच्छे से सभी का। ठीक है, अगले पर एक और एग्जांपल करते हैं। खड़े? नहीं, उसका जवाब नहीं दे पाओगे। एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह होते हैं। छोटू का चेहरा लटक गया, रहने दो यार, रहने दो। दूसरा एग्जाम, नहीं नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, वो भी कर लेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के आखिरी क्लास में पहुंचेंगे ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, तो फिर वहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। वहां पे बात कर लेंगे वहां जो वेव क्रिएट होगी कौन सी होगी। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हो, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, अब यहां पर मेरा एक मेटल की सीट है, ठीक है। तो वो सारा आपके कोर्स का एग्जाम्पल है, कोई बाहर का नहीं है, बस अलग अलग जगह से एग्जाम्पल ला करके एक जगह में करवा रहा हूं, इससे फील भी चीजें आएंगी। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल करवा रहा हूं, देखो ध्यान। ये मेरा क्या है? मेटल है। मैंने इस पर बॉम्बार्ड किया है कैथोड रेज। क्या बॉम्बार्ड किया? कैथोड रेज। तो पहले मुझे ये बताओ कैथोड रेज अब कौन सी वेव है? मैटर वेव। चलो अब ये समझ गए सर, ये मैटर वेव। अब यहां से लौटने वाली रे क्या होती है? मेटल से जब रे लौटती है इसको हम लोग कौन सी रे बोलते हैं? एक्सरे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सरे। अब ये कौन सी रे, कौन सी वेव है? ईएम वेव। मतलब एक ईएम वेव। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ रही है, हम लिख भी सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। क्या? मैटर वेव कई बार ईएम वेव क्रिएट करता है। मैटर वेव कई बार ईएम वेव क्रिएट करता है। क्लियर हो गया ना? और इसका एग्जाम्पल तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एटम में मैटर वेव था, डी एक्साइटेशन के दौरान उसने जो एनर्जी इमिट करी वो ईएम वेव क्रिएट करी उसने। तो मैटर वेव ईएम वेव को क्रिएट कर सकता है, कर सकता। मैंने ये नहीं बोला कि करेगा, कर सकता है। ठीक है। अब यहां पर क्या चीजें होती है, यहां किस तरीके से ये एक्सरे बना कैसे? जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये बना कैसे, कैसे इस मैटर वेव ने एक्सरे को प्रोड्यूस किया। हाउ दिस ईएम वेव has been created by impact of a matter wave। कैसे हुआ ये? कोई समझा? सर ऐसे हो सकता है कि कैथोड रे जो पार्टिकल है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को हिट किया हो, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया हो, और जब डी एक्साइटेड हुआ हो वापस आया हो तो उससे प्रोटॉन निकला हो जो कि एक्स रे बना रहा है। एक बार और न्यूटन बोलिए। मतलब सर जो कैथोड रे जो है मेटल को हिट किया, मेटल का इलेक्ट्रॉन में भी एक्साइट हो गया।
इलेक्ट्रॉन वापस- एक्साइट हो गया, ठीक है। Yes, sir. हम्म, जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आया तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ता है, तो वही एक्सरे रिलीज किया। कैथोड रे भी तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो अगर वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक्सरे नहीं हो सकती है। उसका मास वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया होगा, मास वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया और रेडिएशन छोड़ दिया, तो वो रेडिएशन एक्सरे हो गई। ये बात भी ध्यान में रखिए कि एक्सरे में बहुत ज्यादा एनर्जी होती, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। बातें करते मतलब दिमाग चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और कोई छोटू पीछे। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, बोलोगी कुछ, बताओगी स्मृति? सेम अभी जो बता रहे थे। देखिए इसमें कई सारी चीजें होती है, एक आध चीजें आप पकड़ भी पा रहे हैं, कई सारी चीजें आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, मल्टीपल इंपैक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। पहले ये बात समझिए, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग क्या जी? कॉलिजन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कॉलिजन के दौरान बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, होते हैं, एक एक करके समझते हैं थोड़े थोड़े। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जब इसने इस मेटल की सीट को स्ट्राइक किया तो एक चीज होती होगी कि बहुत सारी, ध्यान से सुनिएगा, ये तो ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी की चीज है, ये जब इसको इंपैक्ट करेगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इंपैक्ट के बाद इलेक्ट्रॉन जो आ रही है बहुत हाई स्पीड से, वो न्यूक्लियस के कैप्चर में आने लगेगी। न्यूक्लियस के, तो यहां जो एटम है मेटल की सीट पर, सरफेस पर, है ना, और इसका जो ये बाउंड्री है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सबसे पहला तो एक पॉइंट जो है, सबसे अच्छी पॉइंट वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका क्या है, आपका जेड का इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है ना, तो अब तो कोई बहुत हाई स्पीड से फॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हाई स्पीड से अगर फॉल कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो ये पेनिट्रेट करता हुआ अंदर आएगा और ये क्या कर लेगा? इसको अरेस्ट। तो सबसे पहले क्या है? अरेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। समझते जाइएगा। तो जब ये उसके इंफ्लुएंस में आके अरेस्ट होगा, मतलब आप समझ रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? घट रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी किस में? यही, ये जो एनर्जी घट रही है तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं जाएगी, तो यही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर गई किस में? एक्सरे में। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्सरे, रेडिएशन में ना, वो एक्सरे में ट्रांसफॉर्म कर गई। तो सबसे पहले जो ये लौटने वाली एक्सरे है, ये कौन है? ये काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? वो इलेक्ट्रॉन की जो यहां पे आके क्या हुई है? सीज। अभी एक पॉइंट डिस्कस हुआ, अभी और सारे पॉइंट्स और पे डिस्कस करते हैं। पहले ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है, मैं अगले पेज में आता हूं, लिखिए। वो जो इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन ने हिट किया एटम में, ध्यान से, एटम में ये इलेक्ट्रॉन को, ये मान लो कि यहां पर ये इसने हिट किया, क्लियर है? तो जब इसको हिट किया, हिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन, बोलो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है? कैथोड रे ना, उसने उसको हिट किया, इंपैक्ट से क्या हो गया? वो
इमिट कर गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हालांकि लूजली पढ़ते हैं वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन वहां क्या पढ़ते हैं आप, इमिट होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, वो अंदर का बाहर का कोई भी हो सकता है, जब आपने लगातार मारा तो वहां से वो बाउंस बैक किया, बोलो बाउंस बैक किया। तो आप इसको ये बोल सकते हैं दैट इज बैक स्कैटरिंग बोली गई। क्या बोली गई, बैक स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके वजह से जो बैक स्कैटरिंग होगी, वैकेंसी गेट्स क्रिएटेड। क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई इन लोअर ऑर्बिट्स। अरे हुई, नजदीक वाले ऑर्बिट को लोअर ऑर्बिट बोलते हो ना, तो लोअर ऑर्बिट्स में क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। अब जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हुई तो इलेक्ट्रॉन सेल का कूद गया कहां पे, उसको भरने के लिए। तो क्या आ गया, डी एक्साइटेशन अकर्स। बोलो, अब जैसे ही डी एक्साइटेशन होगी फिर यहां पे क्या होगी, एक्सरे इमिटेड। अरे क्लियर हुआ। तो एक्सरे फिर से इमिट हुई। पहले वाली चीज अलग थी और दूसरी वाली चीज अलग है। पहली वाली चीज में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सीज हो गई, तो वो ईएम वेव में, रेडिएशन में, वो एक्सरे में इमिट हो गई। और दूसरे वाले में क्या है, मैंने बोला वो आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब पैरेलल में एक फेनोमेनन क्या हो रहा है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, लोअर ऑर्बिट पे आ रही है, वहां पे वैकेंसी हो गई है। तो इससे क्या होगी, एनर्जी इमिट हो जाएगी। एनर्जी जो इमिट होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। ये भी कौन सी चीज है, एक्सरे। बड़ी बात यह है कि जो एक्सरे निकल रहा है ना, जितनी आप डाल रहे हैं ना, ओनली 1% ही उसका है, ओनली 1% जो रेडिएशन है, कौन सी, इमिटेड, इज एक्सरे। सिर्फ 1% ही एक्सरे है, क्योंकि एक्सरे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। मेजर चीजें क्या हुई है, तो ध्यान से सुनिए, मेजर चीजें क्या हुई है, मेजर में इलेक्ट्रॉन हद से ज्यादा इजेक्ट हुआ, या ये जो मेटल की शीट है वो बहुत ज्यादा, चूंकि आप बार बार उस पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी की स्ट्राइक कर रही है, तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। किस चीज की जी, हाँ, ओवर हीटिंग ऑफ मेटल शीट, ओवर हीटिंग ऑफ मेटल शीट। तो ये जो हीट इमिट करेगा, इमिटेड हीट है, मेजर यही है। यहां से जो इमिटेड हीट है वो क्या है, ईएम वेव है या नहीं है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये एक्स रे नहीं है। क्लियर हुआ, बोलिए। अब आप ये भी समझ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो लेने की क्षमता है, लिमिट है, ऐसा तो नहीं कि हद से ज्यादा लेगा। तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को, इस इफेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर दिए, ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो वायर के थ्रू हो जाए, कंडक्शन क्रिएट कर दिया हमने। जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स वहां पर डिपॉजिट हुए उसको तो वहां छोड़ नहीं सकते हैं ना, अदरवाइज ये प्रोसेस स्टॉप होने लगेगी, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज का वहां पर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया उसको, वायर से। तो ये भी एक चीज है, एक्सेसिव डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉन्स get removed by connecting a conductor wire, conducting wire, ताकि प्रोसेस क्या रह सके, कंटिन्यू रह सके। तो आप समझिए, इस प्रोसेस में जो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि ये एक्सरे बनाने के लिए बहुत कॉमन मेथड है, इसमें प्रोसेस में एक्सरे 1% ही, टोटल रेडिएशन आप जितना डाल रहे हैं समझिए उसके रिस्पेक्ट में 1% ही बोला जाता है कि एक्सरे इमिट करती है। और मेजर चीजें क्या होती है, मेजर इफेक्ट यही है कि वो हीट इमिट करता है, हीट जो इमिट करता है वो ईएम वेव के फॉर्म में, मेजर इफेक्ट यही है। क्या सभी लोग को आया समझ में, ऑनलाइन से भी बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों का, अच्छे से बताओ जी, तुम लोग क्लियर हुआ। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, क्या डाउट था, बोलो। बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग तो सिंपल है ना, बैक स्कैटरिंग तो सबसे सिंपल है। कहीं पे बॉल रखी हुई है, आपने मारा तो बॉल वहां से, वहां जो बॉल है वो बाहर की तरफ निकल गया। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आपने हीट किया,
मतलब पर्टिकुलर बोल रहा हूं, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऊपर से मारा तो कुछ भी है तो वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जब आपने मारा इसको एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी अगर मिल गई कि जो इसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, हर ऑर्बिट की एनर्जी है ना, उससे अगर इसको ज्यादा मिल गई तो ये क्या कर जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वही हो गई बैक स्कैटरिंग, एंटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। बोलो क्लियर है? ठीक है। और तो ये हम लोगों ने इस तरह से समझा कि हाँ भाई वेव्स में एग्जांपल का टाइप हम लोगों ने डील किया बेसिकली पिछले ही क्लास वाली चीजों को, आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने दोबारा से कर दिया कि मैटर वेव में हमेशा क्या रहेगा, इस तरह से मास, मैटर वेव में हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज इन्वॉल्व्स मास। देखिए एक और एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, बहुत अच्छी चीज, आइए देखिए मैं बता ही दे रहा हूं। एक एग्जांपल में ऐसे मैं बताता हूं, कुछ नंबर नहीं था ना रे, नंबर लिया क्या, जी एच। देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन और एक 100 ग्राम का बॉल, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं वेव नेचर को समझने के लिए, ठीक है, कंपैरेटिव वेव नेचर, कंपैरेटिव वेव नेचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी ब्रॉगलीज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी ब्रॉगलीज थियरी। डी ब्रॉगली ने क्या बोला है, क्या बोला, कोई भी चलती हुई मास, कोई भी चलती हुई मास कौन सी वेव है, मैटर वेव है। तो हम ये दो चीजों के लिए लगाना चाह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और वर्सेज एक लगा रहे हैं 100 ग्राम का एक बॉल है, 100 ग्राम का क्या है, बॉल है। अगर इन दोनों को हम समझना चाहें तो दोनों वेव है, ये भी एक क्या है, मैटर वेव। चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि ज्यादा क्लियर होंगी अब आपकी, ये भी मैटर वेव है। अब कहानी क्या है, मैं वेवलेंथ निकालता हूं h/mv, बोलिए, मैं m रेफरेंस डाल करके करता हूं, दोनों की स्पीड को लगभग हमने सेम रख लिया, इस तरह से चलते हैं, और लेमडा इक्वल्स टू h/mv। अब h की जो वैल्यू है वो क्या है, 10⁻⁻34, और m की जो वैल्यू है वो 10⁻31 किलोग्राम, मतलब 27 ग्राम, सॉरी 31 किलोग्राम है ना, ग्राम में बदलो 28 ग्राम, अरे आया ना, क्योंकि वो ग्राम में इसलिए ग्राम में ही रखा। तो इसको करके ये ऊपर में जाएगा तो कितना जाएगा, 10⁻⁻6, और स्पीड 10⁻6, अरे यही है ना। तो कुल मिला के फिर ऊपर कुछ फैक्टर है, कुल मिला के लगभग स्पीड यही होगा ना जी, मैक्सिमम तो 10⁻6 हो सकती है, उससे तो ज्यादा होगी नहीं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁻8 होता है, मीटर पर सेकंड होती है, हाँ ठीक। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको सेंटीमीटर नहीं किस में रख रहे हैं, ग्राम लिए ना, चलो ऐसे समझते हैं ना, कुल मिला के ये मेरा वेवलेंथ इतना तो समझ रहे हो कि एंगस्ट्रॉम में जाएगा, किस में जाएगा, एंगस्ट्रॉम। अगर मास कितना है, -28 से, बोलिए, और अगर मैंने मास को ग्राम में लिया, मास को किस में लिया है, वहां पे इस फैक्टर को देखिए, इसी के कारण आप वो फैक्टर कैंसिल हो रहा है। और अगर मान लो मास को मैंने ग्राम में लिया, 10⁻2 लिया, तो ऊपर क्या है ये 10⁻−34। अब v भी क्या होती है, 10⁻2, अरे यही है ना, ये मास क्या हो गया 10⁻2 ग्राम। तो अब
वी को तो चलो अभी यूज भी नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझिए, नीचे वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर को कैंसिल किया, फिर 6.625 है, मास में भी कुछ कुछ गुना है, कुल मिलाकर के ये 10 पर पावर माइनस 34 के ही ऑर्डर में रह जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कुल मिला के ये इसी ऑर्डर में रहेगा, और ये कुल मिला के किस ऑर्डर में चला गया? एंगस्ट्रॉम में। मतलब ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ आ गया। अगर मैंने इसको वेरी शॉर्ट ना लिख करके मैंने चलो इसको लिख दिया शॉर्ट वेवलेंथ, क्या लिख दिया? वेवलेंथ छोटी है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कितनी शॉर्ट है? एक्सट्रीमली शॉर्ट। इतनी छोटी है, तुरंत तुरंत वेव कंप्लीट कर ले रहा है कि आप इसको कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये इतनी छोटी, सोचो 10 पर पावर माइनस 34 है मीटर, इतनी छोटी है आपकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर थोड़ी सी रिलेटिवली बड़ी होगी तो कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज से हम उसके वेव नेचर को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें वेव नेचर थियोरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। और दैट टू हमने मास कितना लिया है? 100 ग्राम। अगर मैंने बड़ा मास ले लिया तब तो समझिए चीजें और कॉम्प्लिकेट कर जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाले फैक्टर को नीचे वाला माइनस वाला फैक्टर कैंसिल करेगा। अगर 10 टू द पावर नेगेटिव होगी, अगर 10 टू द पावर पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर जाके और छोटी 10 टू द पावर माइनस 40 हो जाएगी। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग मैटर वेव को समझते हैं कि मैटर वेव इसलिए ज्यादा मोर इफेक्टिव एंड कह सकते हैं कि कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कब जी? फॉर किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नहीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इसी चीज को जर्मर एंड डेविसन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जर्मर एंड डेविसन ने इसी चीज को सबसे पहले ये किया था, डिटेक्ट किया था, मतलब उसी ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जो हम लोग मैटर वेव ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपना मीडियम कैरी करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, ये सब जो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स, मैसिव पार्टिकल्स हैं, हम लोग इनके केस में बोलते हैं कि मीडियम की जरूरत है। और वो कौन सी मीडियम है? उनकी सेल्फ मीडियम है। वो ट्रैवल करते हुए मीडियम को क्रिएट करते हैं, मतलब उनका मीडियम खुद ही क्रिएट कर रहा वो। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एटम के अंदर मीडियम है, कौन सा मीडियम है? उसका खुद का मीडियम है, जिसको शुरू में किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। स्पेस, एम्प्टी स्पेस बोला था रदरफोर्ड ने। तो एम्प्टी स्पेस का मतलब उसका खुद का मीडियम है। एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो चल रही है वो खुद एक मीडियम को कैरी कर रही है वहां पे। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। अब आते हैं हम लोग पिछले क्लास से आगे बढ़ते हैं। क्या ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? अभी वाला समझ में आ गया अच्छे से? अंजलि, रतीश, दिव्या, सुधांशु, न्यूटन, सेजल, जारा, रेहान, शुभम, तनिषा, और कौन है? कभी लोग ज्यादा हो जाता है यहाँ, कभी कम हो जाता है। रियलमी, अनीश, पूजा। यस सर। तुम लोग क्लास रेगुलर नहीं करते हो जी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी भी हम लोग समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी कि कितना वेव आप पर सेकेंड रिपीट करते हैं, या एक सर्टेन पॉइंट को कितनी बार आप क्रॉस करते हैं। और स्पीड, स्पीड क्या थी? कितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं, कहां पे? अलोंग द पाथ ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव, उस दिशा में ना। ये थी। इन दोनों में शायद रिलेशनशिप मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? हो गया था क्या? रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड हो गया था क्या? देख लो, फिर से एक बार बोल देता हूं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। देखिए,
कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि बराबर होगा। फिर हम लोग ईएम और उसके लिए दोनों के लिए बातें कर लेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ है, अगर मेरी पार्टिकल v स्पीड से चल रही है, v स्पीड से हम कैरी कर रहे हैं, तो स्पीड से पर सेकंड जो दूरी कवर हो रही है, पर सेकंड डिस्टेंस कवर हो रही है कुछ ना कुछ। v स्पीड है तो पर सेकंड डिस्टेंस कवर हो रही है ना जी। क्या मेरा उसका लैम्डा से इस स्पीड का कोई लेना देना है या नहीं है? नहीं है। हो सकता है 1 सेकंड में आपने लैम्डा के बराबर दूरी कवर कर ली हो, एक वेव पूरा कर लिया हो सकता है नहीं भी किया हो, वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो आपने एक वेव 1 सेकंड में कवर नहीं किया। अब वेवलेंथ छोटी है, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो हो सकता है आपने 1 सेकंड में 10-20 वेव पार कर लिया हो। समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपने 1 सेकंड में कितना वेव कवर किया, और वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लंबाई। स्पीड क्या है, 1 सेकंड में दूरी कितनी कवर की। तो जरा आप ही सोचिए, 1 सेकंड में स्पीड क्या है कि 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या आपने कवर किया। नहीं जी, ये क्या है हमारा स्पीड। अब 1 सेकंड में आप करते क्या है, तो 1 सेकंड में आप फ्रीक्वेंसी मतलब उतनी बार रिपीट कर रहे हैं उस पाथ को। एक पाथ को रिपीट करने में, एक पाथ को कवर करने में कितना दूरी ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात नहीं हो गई। स्पीड क्या है, 1 सेकंड में कितना दूरी कवर किया, तो कितना किया भाई, फ्रीक्वेंसी बार बार, 3 बार, 4 बार। अगर मैंने 2 बार रिपीट किया तो 1 सेकंड में मैंने 2 लैम्डा कवर किया, 5 बार कवर किया, 5 लैम्डा कवर किया। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो स्पीड बराबर क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और इसको और आराम से सोच सकते हैं यहां से, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड हो गया ना, नहीं हो गया। तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब इसी को अगर आप किसके लिए लगाते हैं, मैटर वेव के लिए, तो मैटर वेव में जो स्पीड होगी वो v होगी, लेकिन जब EM वेव होगी तो अब v क्या हो जाएगी, c। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, इस केस में आप क्या बोलेंगे, अगर आपको लेमडा लिखनी हो तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगी, v बाय न्यू, नहीं हो जाएगी जी। इस केस में अगर लेमडा लिखनी हो तो क्या हो जाएगी, c बाय न्यू। अब आप देख लीजिए कि कहां पर कौन सा वेव है आपका, ये कौन सी वेवलेंथ कहलाती है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। नहीं हो गया, ठीक है। तो ये शायद पता नहीं पिछले क्लास की, अच्छा हाँ कर तो दिया, किया हुआ है, ठीक है चलिए। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में c बाय न्यू, लेकिन वैक्यूम के लिए वो डिफाइन होगी, ये क्लियर है। आइए ठीक है, वेव नंबर भी क्लियर हो गया था शायद, अच्छा एम्पलीट्यूड को बहुत अच्छे से समझा दिया था शायद हमने। स्पेक्ट्रम भी हो गया था, स्पेक्ट्रम में हमने बातें की थी। ये इसमें फिर से एक बार आप देख लीजिए, फिर एक पॉइंट है क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी को याद रखना है। तो पहले सबसे फ्रीक्वेंसी में कम कौन सी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स, और पीछे ज्यादा पीछे कौन है, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग ज्यादा पीछे, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स। इसके आगे कौन आया, माइक्रोवेव्स, उसके आगे इंफ्रारेड, उसके आगे विजिबल, के आगे यूवी, के आगे एक्सरे, के आगे और गामा, के आगे कॉस्मिक वेव। एस्ट्रो पार्टिकल्स है ना ये। आ जाइए, अब मैंने क्या बोला था आपको, क्या याद रखना है, विजिबल का क्या रेंज था, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर, एक ही दिन में गायब, माइनस फ्रीक्वेंसी 14 से 16, ये था ना जी हर्ज। आ जाइए, मैंने क्या बोला था, 2 के डिफरेंस से आप याद रख सकते हैं। IR की याद रखनी हो 10 पर पावर 12 से 14, आगे वाली याद रखनी हो UV 10 पर पावर 16 से
18, एक्सरे 10 पर पावर 18 से 20, और गामा रे की 10 पर पावर 20 से 22, और ये ग्रेटर देन 10 टू द पावर 22, सबसे ज्यादा वाली होती है कॉस्मिक। ये भी बात हो गई थी, मैंने बोला था कि आपको रफली इंफ्रारेड तक तो याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसके बारे में क्या था, 10 टू द पावर 0 से लेके 8 तक ना, 8 तक, ठीक है हर्ट्ज। चलिए, क्या है ये, कॉस्मिक रे, समझ गए, देख लीजिए अच्छे से। ये क्या है, अर्थ का सरफेस, ऊपर से कॉस्मिक रे आया, एटमॉस्फेयर है, हिट किया किसको, एयर मॉलिक्यूल को। मैंने क्या बोला था, एयर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा। हमने ऊपर में जो ये जो प्राइमरी लेवल पर था उसको मैंने क्या बोला था, याद कीजिए, प्राइमरी स्ट्रो पार्टिकल्स था ना वो, इसको मैंने क्या बोला था, अरे प्राइमरी स्ट्रो पार्टिकल्स था ना वो, या प्राइमरी कॉस्मिक पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं, था ना। तो ये बेसिकली क्या था, मेनली कौन है ये, मेनली न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, लाइक हीलियम, लाइक हीलियम। अब वो स्पेस से आया और हमारे एयर से टकराया, टकराने के बाद एयर मॉलिक्यूल्स टूट रहा है, केऑन्स में, ये देखिए पियोन्स में, है ना, अलग अलग तरह के केऑन्स पियोन्स, ये सब में टूटा। फिर ये लोग टूट रहे हैं, पॉजिट्रॉन्स आया, इलेक्ट्रॉन्स आया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनोज, बहुत सारी चीजें आई, और ये अर्थ के सरफेस पर पहुंच रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सेकेंडरी एस्ट्रो पार्टिकल्स या सेकेंडरी कॉस्मिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी समझा दिया था। वो मैंने बोला था कि पिक्चर नहीं मिल रही, यही वाली पिक्चर। अब आते हैं मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है, इन्होंने कंबाइन किया है किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या है मेरा, ये क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव, इस दिशा में आपकी वेव जा रही है। तो बेसिकली मैक्सवेल ने क्या बोला है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या क्रिएट करता है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों क्रिएट करता है। अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो दोनों चीज को क्रिएट करता है, और वो दोनों ही फील्ड एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन जो चल रही है, तो वो चलते समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी कर रही है, और दोनों फील्ड एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर, और वो दोनों परपेंडिकुलर है किस पर, चलने की दिशा पर। तो अगर चलने की दिशा ये है, ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ये हुआ ना, और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। तो यही चीज यहां दिखाई गई, ये चलने की दिशा है। एक एक्सिस पर आपको क्या दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे पर क्या दिखाया गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का ये वाला पिक्चर जो है वो कलर्ड पिक्चर है। नहीं है, इसी का कलर्ड फॉर्म। इसमें और अच्छे से आप समझ देख रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे चल रहा है। वेवलेंथ तो दो, ये आ गया वेवलेंथ आपका, नहीं आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे मैंने इसको लिख भी दिया होगा। एक्सेलरेटेड, अब यहां पर एक बड़ी अच्छी पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए आप।
एक अच्छी पॉइंट है, और वहां पे कंफ्यूजन होता है कि ये लॉ किनका दिया हो। पहले तो एसिलरेटेड और ऑसिलेटरी है, वो ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल्स, ये ऑसिलेटरी, ठीक है ना। तो कोई एसिलरेटेड या ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज, और दोनों ही फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ। अब इस बात को देखिए, आपने कभी सुना है कि एक थियरी है कि चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन हो तो एनर्जी इमिट करती है। इसी को पकड़ लिया था बोर ने, और किसका मॉडल खत्म कर दिया गया था, रदरफोर्ड का, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वो क्या इमिट करती है, एनर्जी इमिट करती है। तो अपनी वो एनर्जी लूज करती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती जाएगी, तो वो एक समय में शून्य पे आ जाएगी और वो न्यूक्लियस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी ग्राउंड पे रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड किया गया था। ये किसने दिया, तो लोगों को लगता है ये मैक्सवेल ने दिया। मैक्सवेल ने नहीं दिया है, मैक्सवेल की थियरी 1864 में है। ये लैमरोड फॉर्मूला है एक, कभी आप गूगल करेंगे या विकिपीडिया पे जाके खोजेंगे तो आपको लैमर फॉर्मूला एक आपको दिखेगा। ये लैमर ने दिया है, लैमर फॉर्मूला है 1897 में, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई आयन एक्सेलरेट करती है तो एनर्जी रेडिएट करती है, और रेडिएटेड एनर्जी तो हमेशा क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ये जो रेडिएशन है ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स का चेंजिंग वेलोसिटी, क्योंकि वो एनर्जी इमिट करेगी तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी डाउन होती जाएगी, एक समय वो रुक जा सकती है। क्लियर हुआ। तो ये जो है बेसिकली वो लैमर फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, चलिए आइए। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स, वही सारी चीजें हैं, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलिए एग्जांपल्स, वेवलेंथ, स्पीड, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। इक्विवेलेंट नहीं लिखना चाहिए, इक्विवेलेंट इसलिए लिखा कि कोई भी मीडियम ले सकते हैं, वैक्यूम में तो सी के बराबर है ना, कंपैरेटिवली लेस देन, ठीक है। यहां पे आपने सी बाय न्यू लिखा, और मैटर वेव के लिए वेवलेंथ एच बाय पी हो गया। हम लोग लिखते हैं ना एच एम वी, तो वहां पर पी टर्म लाएंगे ना, ठीक है। और यहां पर क्योंकि पी में क्या है, एम वी, और यहां पर एम क्या है, कुछ नहीं है, तो नहीं है ना, एम वी नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, सी बाय न्यू बोलते हैं। किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा ना, सी बाय न्यू, ठीक है। आइए प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ये भी समझते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू। बेसिकली दिया कब गया है, 1905 में, और इसी को ग्राउंड बनाया था, जो जिस आधार पे, मतलब इसी थियरी के आधार पे क्या दिया गया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो था वो कंसीडर किया गया था mvr इक्वल्स टू nh/2π, लेकिन उसके लिए भी जो एक ग्राउंड बेसिस चुना गया वो यही चीज चुनी गई कि इलेक्ट्रॉन में स्पीड है, तो E equals to h nu. तो Max Planck observed that when different solids are heated to same temperature, they glow and emit different types of radiations. सिंपल सी बात है, किसी भी बॉडी को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग तरीके के रेडिएशन देगा। Max Planck assigned this observation to the oscillation or vibration of the atoms of the material with a different and defined frequency. To explain this, Max Planck put forward a theory known as Max Planck's quantum theory. The main points of the theory are क्या क्या है, देखिए, सब्सटेंस जो रेडिएट या एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, बोलो, और कंटिन्यूअसली कि डिसकंटिन्यूअसली। एक बार का मुझे ध्यान है एग्जाम में वो यही फर्क करवा के क्वेश्चन पूछा, दो ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन में वहां कंटिन्यूअसली लिखा गया था, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअसली। लगातार नहीं कर सकता, कोई भी लगातार कैसे कर सकता, और सेम नहीं कर सकता, सेम इंटेंसिटी से नहीं कर सकता। तो सब्सटेंसेज रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्वांटम, और लाइट के केस में उसे आप क्या बोलते हैं, फोटोन। जब किसी बॉडी को आपने हीट किया, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थियरी है, ईएम थियरी, किसने दिया है, मैक्सवेल ने, और प्लैंक ने जो दिया है वो क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दोनों में कहां पे अंतर है, उसने बोला है कि जितने भी तरीके के ईएम वेव्स हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट है,
उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोरिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये किनका दिया हुआ है? अब प्लैंक ने क्या बोला है? जब किसी बॉडी को आप हिट करते हैं तो वो अलग अलग तरीके का रेडिएशंस छोड़ते हैं। ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या है? ईएम वेव है। ईएम वेव की प्रॉपर्टी किसने बताई है? मैक्सवेल ने। समझ में आ गया अच्छे से? मतलब बाद में इन्होंने बताया है कि बॉडी को हिट जब करते हैं तो बॉडी जो ग्लो करती है या रेडिएट करती है वो भी ईएम वेव है। और पहले ईएम वेव को बहुत पहले, काफी पहले 1864 में ही आ गया था ना, और ये 1905 में आई। 1901 से 1905 के बीच में आती है। हम लोग कभी कभी 1901 भी लिखते हैं, तो ये काफी बाद में आया है। कौन? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पैकेट हैं उसमें मास है या नहीं है? नहीं है। जो लाइट है या रेडिएशन है या हीट जो ग्लो कर रही है, इसमें पैकेट है एनर्जी का। आप इसको क्या बोलते हो? क्वांटम। और लाइट के केस में क्या बोलते हो? फोटोन। ठीक है, अभी बाकी E इक्वल्स टू एच न्यू। द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू या E इक्वल्स टू एच न्यू? नहीं हो गया जी। जहां न्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी, और एच क्या हो गई? प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ रहे हैं? ठीक है। अ बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स। फोटॉन्स जो होंगी वो होल नंबर में होंगे ना, तो इनकी संख्या कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो अ बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम एच न्यू, या 2 फोटोन या 3 फोटोन, जहां पर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। बोलो। और नील बोर ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया किसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एक्साइट या डीऑक्साइड करेगी तो उसमें जो आपकी एनर्जी इमिट होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे यह पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है या वेवलेंथ क्या है, उसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी को डिवाइड करके एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। बोर ने इसको सबसे पहले यूज किया है अपनी थियरी। ये क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम एंड दैट ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम कैसे होगा? रेशियो पूछा है एनर्जी की, क्वांटम का। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1000 और 2000। रेशियो ऑफ एनर्जी, तो वो वेवलेंथ का रेशियो हो जाएगा 1000 बाय 2000 की 2000 बाय 1000? 2000 बाय 1000, क्योंकि पहले मैंने 1000 लिया है, बाद में 2000 लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 2:1 हो गई ना। हाँ, डी कॉस्मिक, इसको तो मैंने पढ़ा दिया, तो ये अब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैं पेज को हटा लूंगा, बस ऐसे एक बार पढ़ जाइए। किसने डिस्कवर किया था? विक्टर हेस ने। मैंने बताया था इसके लिए 1936 में नोबेल प्राइज मिली है फिजिक्स की। ठीक है, कॉस्मिक रे बेसिकली है क्या? तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स या क्लस्टर्स हैं प्राइमरी लेवल पर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन से या एटॉमिक न्यूक्लियस से। ये मूव करती है थ्रू स्पीड ऑफ स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस समय में ये कौन सा वेव है? ईएम, क्योंकि वो मास है। हमने बोला ना नियरली है, इक्वल नहीं है ना। ठीक है, दे ओरिजिनेट, आया कहां से है? सन से, या फिर क्या बोला था हमारे अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम से। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम सन, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी। ऑन, वॉन नहीं है, ऑन है। और ऑन गैलेक्सी अपॉन इंपैक्ट विथ अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंपैक्ट करता है तो कॉस्मिक रे प्रोड्यूस करता है शावर्स ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स। टूट गया एयर मॉलिक्यूल्स, some of which reach to the surface and the bulk are deflected off. उसमें से कुछ क्या हुआ नीचे, और कुछ क्या हुआ डिफ्लेक्ट बैक। कहां पे? स्पेस। स्पेस मतलब सोलर सिस्टम या गैलेक्सी? सोलर सिस्टम में वो बाउंस बैक कर गया। क्यों बाउंस बैक करता है? कुछ अगर बाउंस बैक किया तो क्यों बाउंस बैक करता है? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। क्या पढ़ा आपने अभी थोड़ी देर पहले? लैरमर ने क्या बोला? लैरमर छोड़ दीजिए, अच्छा उससे पहले ही आप आ जाइए, लैरमर में ही बात करते हैं, या मैक्सवेल में भी बातें कर सकते हैं।
अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपना क्या क्रिएट करेगा? किसकी थियरी है? मैक्सवेल की। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है तो वो क्या क्रिएट करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। और अर्थ सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब आयंस है। और अर्थ के सरफेस पर मेजर एरिया में सी वाटर है। अर्थ के सरफेस पर मेजर एरिया में और सी वाटर में बहुत ही ज्यादा आयंस है। तो आयंस चार्ज पार्टिकल है, अर्थ मूवमेंट में है, तो इसीलिए वहां पर क्या क्रिएट होगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो आपका आ रहा है एटमॉस्फेयर से टकरा रहा है, टकराने के नीचे ना अर्थ है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। तो वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपेल करके बाहर लौटा देता है अधिकांश किसको? कॉस्मिक रे टूटने के बाद, जो एटमॉस्फेयर से टूटने के बाद जो कौन आ रहा है? नीचे। पहले टूटने के बाद नीचे आया, अब नीचे आया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या किया? बाहर रिपेल करके भेज दिया, मैग्नेटोस्फेयर। अब देखो मैं लाइन पढ़ के दिखाता हूं। नहीं, सारा कैसे जाएगा? तो बहुत तो अर्थ पे आया ना, तो हमने तो लिखा ना, अपॉन इम्पैक्ट विथ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रे प्रोड्यूस shower of secondary particles, some of which reach to the surface and bulk are deflected off into space. स्पीड है, हाई स्पीड है उसकी प्रॉपर्टी, जो पार कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, इनटू स्पेस बाय द मैग्नेटोस्फेयर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ इंटीरियर इनटू स्पेस। समझ में आ गया? जो समझाया वो लिख दिया मैंने। तो ये पेज छोड़ दूंगा, अगर मन करेगा कुछ तो लिखने का लिख लेना या देख लेना, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में समझा दिया। अब आपको इसको करस्पॉन्डिंग एनर्जी में ये लिखी हुई आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि अगर किसी एक की पकड़ता हूं, मान लो कि यहां पे शायद एग्जांपल में मैंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा। किसी एक की हम लोग पकड़ते हैं, आपसे पूछेगा कि उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि गामा रे को ही पकड़ा जाए, ठीक है, 1.2 × 10⁶। आप गामा रे के लेमडा पर आइए, लेमडा एनर्जी पर आ जाइए। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? hc बाय लेमडा। तो h हो गई 6.6 × 10⁻34, c 10⁸8। बोलिए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मैं 10⁹ लिख दूं? नहीं समझ में आया? 10⁻34 × 10⁹ लिख दूं? किसको किसको किया? 6.6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 20 के आसपास आया। तो 20 को क्या लिख दिया? 2 × 10⁻1, तो 10⁹ कर दिया और डिवाइडेड बाय। अब इसकी लेमडा याद कीजिए या एच न्यू कर लीजिए और हटा दीजिए, E = एच न्यू। तो एच कितनी थी? -34। अब फ्रीक्वेंसी याद कीजिए, अभी आपने पढ़ा था, किसकी ले रहे हैं हम लोग? गामा की। तो गामा की क्या थी? विजिबल की 14 से 16, गामा विजिबल के ऊपर एक्सरे यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट ना, तो 16 से 18, उसके बाद एक्सरे 18 से 20, उसके बाद गामा रे 20 से 22। तो अब 10 पर पावर 20 से लेकर के 22 के ऑर्डर में आप है। तो अब यहां पर अगर 20 रख रहे हैं तो -14 हर्ज है ना, वो सेकंड इनवर्स है ना, हाँ, और ये किलो जूल पर मोल है। तो अभी आपकी जो वैल्यू है ये किस में है? जूल में है। मान लो आपने पकड़ा 10 पर पावर 20 को, तो ये क्या आया बोलो? मान लो थोड़ी देर के लिए 20 को पकड़ा, या 22 भी पकड़ सकते हो, 22 ही पकड़ते हैं, चलो 20 न पकड़ के चलो 22 पकड़ लिया, थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम रेंज को लिया। तो बोलो अभी क्या आया? 6.6 × 10 पर पावर -12 आ गया। अभी ये किस में आया? अब किस में पकड़े? किलो जूल पर मोल है, तो पहले किलो जूल में ले जाओ, किलो जूल में ले जाओ। तो डिवाइड करोगे, तो 10 पर पावर -12, 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 पर पावर माइनस कितना आ गया? 15 आ गया। अब किस में आ गया? किलो जूल में। लेकिन किलो जूल जो आया है ये अभी पर फोटोन आया है। क्या आया है?
अब मैंने लिखा किस में है, तो अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर से। तो 10 टू द पावर कितना चला जाएगा, 23। तो अब ये कितना में चला गया, 8 में। ये मैंने मैक्सिमम रेंज लिया था, तो आपको समझ में आ गया 6 में आ गया मिनिमम रेंज। क्लियर हुआ कैसे किया? अरे क्लियर हुआ? तो ये जो है, ये एनर्जी की जो लिस्ट है, ये हम लोगों ने इसको लाया है एच न्यू इक्वल्स टू 10 पर पावर 20 से लेके 10 पर पावर 22 सेकंड इनवर्स। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें, जूल एनर्जी में, और जूल एनर्जी को फिर किलो जूल में, और फिर किलो जूल पर मोल में। तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आएगी। तो ये लिस्ट याद रखना जरूरी नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कन्वर्ट कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं है उतना याद नहीं रख पाएंगे ना बेटा, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेंज पर, हम लोग कन्वर्ट करके नियरेस्ट क्लोजेस्ट आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगली क्लास से करते हैं। ठीक है, तो आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को एक बार दोबारा रिपीट कर दिया। उम्मीद है अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो गई, प्लैंक क्वांटम थियरी वगैरह हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वाले लोग आ गया समझ में अच्छे से? सर हाँ बोलिए न्यूटन। तो जो अब कैथोड में हीटिंग ऑफ मेटल था, तो मेटल गर्म क्यों हो गया था सर? एनर्जी की वजह से, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ना, आप लगातार काइनेटिक एनर्जी उस पर बॉम्बार्ड कर रहे हैं एक तरह से, तो वो तो गर्म होगी ना, हीट होगी ना। वो तो सिंपल लाइट में, सिंपल लाइट भी जब किसी मेटल पे जाती है तो मेटल हीट हो जाती है। क्यों हीट हो जाती है? क्योंकि फोटोन से अब्सॉर्ब हो रही है वहां। क्या बाकी लोग आ गया समझ में अच्छे से ना? गुड, पढ़िए अच्छे से, नोट्स को अपडेट रखिए। और आज एक टेस्ट अनलॉक हो रही है, अभी बोल दिया था ना, किस टॉपिक की? क्लासिफिकेशन बोला था, बोर्ड नहीं बोला था, मैंने क्लासिफिकेशन बोला था। तो अभी नीट वाली पर जाइएगा या मेंस वाले पे जाइएगा, एक टेस्ट अभी और अनलॉक हो रही है आज, क्लासिफिकेशन वाली। उसको आज शाम तक में देके कंप्लीट कर देना। जो लोग नहीं रिवाइज किए हो, पहले शाम तक रिवाइज कर लेना क्लासिफिकेशन को, और फिर वो टेस्ट दे देना। ठीक है, टेस्ट कहां मिल जाएगा आपको? नीट वाले लोग नीट पे जाइएगा, और मेंस वाले लोग मेंस पे जाइएगा, या सभी लोग नीट पे ही जाके दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सेम है अभी वहां। यही है ना नीट वाली कोर्स? इसमें आपको 27 वाली लाइव कोर्स में जानी है। इसमें एक इनऑर्गेनिक की फोल्डर, एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल की, एक डेली टेस्ट है ना। अब डेली टेस्ट में मैंने बोला कि अभी क्लासिफिकेशन देनी, तो क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक की है। अब इसमें क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो नीचे लॉग्ड है, तो मैं ये खोल रहा हूं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स PF3, ये मैंने अनलॉक कर दिया। यही टेस्ट देनी है आज शाम तक में, सारे लोग करके और ग्रुप में अपना मार्क स्कोर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। क्लियर है सभी लोग ऑनलाइन से? बोलो। Yes, sir. Yes. PF3 बोला मैंने, ध्यान रहे, PF3। DT में जाना है, DT में जाने के बाद इनऑर्गेनिक खोलनी है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारा टेस्ट लिए हैं रे भाई, सबको थोड़ा सा पेपर को एक जगह करो, और पेपर अनलॉक करने के लिए, ये एक जगह करने के लिए मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिख लो, ज्यादा बेटर है, ताकि तुम्हारे पास वो कचरा रहे ही नहीं, सिर्फ गलत वाले को, जो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लगे। और बार बार बनाते जाओगे तो अपनी वो चीजें हटती चली जाएंगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन PF3 अनलॉक कर दिया, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम लोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। थैंक यू। सर,